हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका 3 टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंप्लीट होने वाले हैं। आपका एटमॉस्फियर होगा, जो वायुमंडल, ठीक है। दूसरा अगर आपका टॉपिक होगा सूर्य और सूर्य ताप, ठीक है। उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं आपके पेपर में, उन सबको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर डायग्राम के साथ हर एक चीज़ को आपको मैप में भी, जहाँ पर मैप की ज़रूरत है वहाँ पर मैप में यूज़ किया हूँ, ताकि आपको आसानी से विजुलाइज हो पाए, ठीक है। देखिए, हर एक चीज़ें आपको एक अच्छे ढंग से विजुलाइज किया गया। तीसरा टॉपिक आपका चक्रवात होगा, साइक्लोन। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन के बारे में हम पूरा हर चीज़ देखेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, कौन कौन से साइक्लोन कहाँ पे आते हैं, उनको मैप के थ्रू हम देखेंगे। इस पीडीएफ को, जो भी हमने इस पीडीएफ पे मेहनत की है, उसको आप पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जब आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं पूरी तरह से कंपाइल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो कि सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए इस पीडीएफ को, ताकि उन सबको भी पता चले कि हाँ, कहीं पर इस टाइप के घटना चक्र को शॉर्ट नोट्स को बनाकर पढ़ाया जाता है, ताकि आप घटना चक्र को आसानी से याद कर सकें। क्योंकि घटना चक्र की बुक इतनी लेंदी होती है, इतनी मोटी होती है, जो कि बार बार रिवीजन करना नामुमकिन होता है। इस पीडीएफ को लेकर आप 15 मिनट में 1 से 2-3 चैप्टर, अब देखिए 8 पेज का ये है, 8 पेज का मतलब आप लगभग 15 मिनट में इस, अगर पीडीएफ को लगभग 8 पेज को 5 से 10 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन भी कई बार कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो कि घटना चक्र के क्वेश्चन में रहता है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। कंटेंट जो होता है हमारा, वो एकदम ए लेवल का होता है, मतलब उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जो कंटेंट होता है, इसलिए मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बहुत से चैनल होते हैं एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ाते हैं। क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं आती है, आती हैं, लेकिन अगर 150 क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन वो सिंपल में आ जाएगा। और जब वो सिंपल 5 क्वेश्चन आएगा, तो उसको ऐसा नहीं कि आप कर ले रहे हैं, उसको मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे उसको कर लेते हैं। तो उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को, इसीलिए मेरे कंटेंट को में देखेंगे, मैं कंटेंट में मेरा एक ही मेथड रहता है, मैं कंटेंट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। व्यू आए व्यू ना आए डजन मैटर, ठीक है, लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। हो सकता है आपका टाइम लिया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आप जब इस वीडियो को ख़त्म करिएगा, आप जाइएगा घटना चक्र का क्वेश्चन करिएगा। जो भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिए गए हैं, आप आसानी से कर लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। पहला, वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल, ठीक है। तो मंडल मतलब क्या? जैसे आप क्या पढ़ते होंगे, आप कहते होंगे मंडल, हमारा मंडल, जैसे कोई आपका मंडल है, तो उस मंडल में कई जिले होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मंडल जो होता है, वायुमंडल, वायुमंडल मतलब वायु के कई भाग होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब इस वायुमंडल में गैसों के कई भाग होते हैं, ठीक है। तो इसी को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल क्या होता है? विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण होता है वायुमंडल। क्या? विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। बस इसको इतना ही याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम बताते हैं क्या होता है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, आर्गन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इसी चारों को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट दीजिए। इसी चारों में क्या पूछ इसी चारों में ये पूछता है कि जो नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, आर्गन, आर्गन को
पीछे करके 4 नंबर पे नहीं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को 3 नंबर पे करता है, आर्गन को 4 नंबर पे। ये जो 1 2 3 4 लिखा है वो जो क्वांटिटी है उसी के हिसाब से, मतलब पहले सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, नाइट्रोजन की 78.08, इसको सबको पता है, इसको मत याद करिए। इसके बाद ऑक्सीजन की दूसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा 20.946। हो सकता है किसी किसी बुक में ये अलग रहे, मैं घटना चक्र को ही वो बनाया हूँ बेस, तो वही वाला रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या होता है, आर्गन होता है, और चौथा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आर्गन को कभी कभी आपको चौथे नंबर पे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तीसरे नंबर पे। याद रखिएगा आर्गन ज़्यादा होता है, 0.934% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04। ये याद रखिए, इसका क्वांटिटी भी 0.934 और 0.04, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेता है क्वांटिटी भी। तो चारों में से पहले कौन सा आएगा, नाइट्रोजन आएगा, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आएगा, तीसरे पे आर्गन आएगा, चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ये चारों सीक्वेंस। इसके बाद ऊपर इधर चाहे याद करिए चाहे नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद नियॉन आएगा, 0.0018 नियॉन। हो सकता है अभी तो ये पूछ रहा है, आगे बाद में जब टफ क्वेश्चन बनाना हो पूछेगा नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और जेनॉन में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर पांचों में देखे थे तो जेनॉन का सबसे कम है, इस सबसे ज़्यादा नियॉन का है, नियॉन का, फिर हीलियम का है, फिर क्रिप्टॉन, फिर हाइड्रोजन। अगर आपसे मैं पूछूं कि हाइड्रोजन का परसेंट हमारे वायुमंडल में ज़्यादा है कि हीलियम का परसेंट, ये भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो आप क्या बताएंगे, हीलियम का परसेंट ज़्यादा है, हाइड्रोजन का परसेंट क्या है, कम है, ये याद रखेंगे, ठीक है। किसका, हीलियम का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कम है, ठीक है। तो ये भी ये मतलब पांचों का सीक्वेंस, और ये तो ज़्यादा आपको याद ही करना होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन के बाद भी बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मत याद करिए, ट्रोपोस्फियर याद करिए, क्योंकि आपका पेपर ट्रोपोस्फियर बन के आएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फियर क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, याद रखेंगे। जो ट्रोपोस्फियर होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये देखिए यहाँ पर ट्रोपोस्फियर दिखा रहा है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसी में सभी घटनाएं होती हैं, चाहे मौसमी घटनाएं, एयर बैलून, हवाई जहाज, ये सभी चीज़ें इसी में होती है। अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई कितना होता है, धरातल से लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। कितना, धरातल से लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। औसत ऊंचाई कितना है, लगभग 12 किलोमीटर की औसत ऊंचाई होती है इसका। सामान्य ताप पतन दर क्या होता है, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 दर से तापमान में कमी आना, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर कि अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री की दर से तापमान में कमी आती है। कितना, 6.5 है। अब देखिए हमेशा ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। इसका लॉजिक क्या है, अभी आगे जब आपका तापमान और सूर्यताप आएगा तो उसका मैं लॉजिक बता दूंगा, यहाँ पर नहीं, आगे इसका मैंने पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा क्यों ऊपर जाने पर तापमान घटता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, समस्त मौसमी घटनाओं से संबंधित बादल, कोहरा, आंधी, तूफान आदि मौसमी क्रियाओं से संबंधित घटनाएं किस में होती है, इसी में होती है। ये आपका हवाई जहाज़ यहाँ उड़ा रहा है ना, हवाई जहाज़ यहाँ नहीं, यहाँ उड़ाना चाहिए, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। क्यों, अब देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ फिगर में यहाँ से मतलब ये ऊंचाई, मतलब जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है उसके निचले पार्ट में उड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्यों ये जेट विमान यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, क्योंकि जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ पर होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। तो कभी भी आप देखेंगे जब मौसमी घटनाएं होती हैं तो वो चाहे आंधी हुआ, बादल हुआ, तूफान, ये सब जब आती हैं तो वो अनुकूल नहीं माना जाता है, प्रेफर नहीं किया जा सकता है कि वहाँ पर हवाई जहाज़ जाए। तो कभी कभी देखें एक्सीडेंट हो जाता है जब ये मौसमी घटनाएं होती हैं बहुत, चाहे आंधी हुआ, तूफान, कोहरा, बादल, ठीक है। अभी ईरान के जो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री थे क्या, वो मरे थे, वो क्या हुआ, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर क्या
मौसमी घटनाएं हुई थी, ठीक है, मौसमी घटना, वहाँ कोहरा ज़्यादा पड़ गया था, स्नोफॉल हुआ था, ठीक है, इसीलिए। तो इसीलिए क्या होता है, जो ये हेलीकॉप्टर होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती, एकदम साफ रहता है बादल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ता है, जेट विमान कहाँ पर उड़ता है, वो कहाँ पर उड़ता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, ठीक है। अभी जब स्ट्रेटोस्फीयर आएगा तो उसमें बताएंगे ध्यान बड़े से। क्षोभ मंडल की ऊंचाई देखिए, अब देखिए विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर, कहाँ पर विषुवत रेखा और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ ज़्यादा होती है, तो विषुवत रेखा पर अधिक होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई, और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कब, मतलब ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कहाँ पर कम होती है, ये हम यहाँ पर कहाँ पर विषुवत वो ध्रुवों पर कम होती है। कैसे याद करेंगे, इसको भी याद करने का कुछ ट्रिक बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, ध्रुव यहाँ लिखा गया है कम, कम अक्षर में लिखा गया है, और विषुवत रेखा ज़्यादा अक्षर में, तो जो ज़्यादा अक्षर में उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। ध्रुव कम अक्षर में, दो ही अक्षर में लिखा गया है, ऊंचाई कम हो जाएगी। तो एक तो ट्रिक ये है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये एक लॉजिक भी है, ठीक है। लॉजिक क्या है, देखिए हमेशा आप देखते हो, वो भी इसका लॉजिक नहीं है, वो अलग है, लेकिन वो आपका कॉन्सेप्ट है, वो पेपर में पूछा गया है। ये पूछा बताया गया था एक बार, पेपर में पूछा गया था कि किस कंटिनेंट का, जो किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। अगर मैं सातों महाद्वीप का पूछूं कि सबसे औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप का है, तो आप क्या बताएंगे कि किस महाद्वीप की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो किस महाद्वीप की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, अंटार्कटिका, ठीक है। नीचे जैसे पृथ्वी, हमारा ये प्यारा पृथ्वी है, ये नीचे जो यहाँ पर अंटार्कटिका है, इसकी औसत ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो जब ये ध्रुव ही है, मतलब अगर नीचे अंटार्कटिका एक ध्रुव के पास ही है, तो जब ये ध्रुव है, जब ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अगर आप क्षोभ मंडल की देखेंगे तो ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, मतलब ध्रुवों पर कम हो जाएगी। मतलब जब ये ऊंचाई ज़्यादा हो गई तो इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसके पास ही जाके होगा। तो ऐसे ही याद रख लीजिए कि ध्रुवों पर क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है, ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कम होती है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, विषुवत बड़े अक्षर में लिखा गया है, या इक्वेटर लिखा गया है, या पोल, पोल छोटे दो ही चार ही अक्षर में होता है, इक्वेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही याद रख लीजिए कि ठीक है, जो बड़ा होता है उसकी ऊंचाई ज़्यादा, जो छोटा होता है वो उसकी ऊंचाई कम, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, कुछ ज़्यादा दिमाग अगर ना लगा पाएँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है ये आपको जो मैं ट्रिक बताया हूँ वो काम कर जाए, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि विषुवत ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई या ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कहाँ ज़्यादा होती है। तो देख लीजिएगा, ध्रुव ध्रुव छोटे में लिखा है, वहाँ कम होती है, बस ऐसे याद कर लीजिए। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ, RAS 2007 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था, मैं सोचा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा वहाँ पर, आपको ऑप्शन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया था, लेकिन आप उन सबको नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ऊंचाई लगभग कितना होता है, 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। कितना, 100 किलोमीटर तक होता है। आप पूछेंगे कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। कितना, लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है ये आपका क्या, ऑक्सीजन, वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, जो भी आपका आयोग ने लगाया था, मतलब RAS ने, मतलब राजस्थान PCS ने, उन्होंने आंसर लगाया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है,
तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर मुझे लगता है ये क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा पूछा गया है, नहीं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वांटिटी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, तो इसी का लगा दिया है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वहाँ ऑप्शन में क्या दिया था, आप देखेंगे इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन दिया था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं भी सोच रहा था हो सकता है इनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन देखते हैं तो वो तो 100 हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर की हो जाता है, तो यही तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है क्वांटिटी के हिसाब से ले लिए हैं। तो नाइट्रोजन जो भी 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऑक्सीजन भी 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, दोनों ही लगाए थे। तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। आप भी एक बार देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन परत किस में पाई जाती है। तो ओजोन परत किस में पाई जाती है, इसी में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर जेट विमानों के लिए आदर्श स्थिति कौन सी होती है, यही समताप मंडल ही जेट विमानों के लिए आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती नहीं हैं, जो कि आसानी से जेट विमान चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कभी भी आपसे कोई पूछे कि क्यों जेट विमान के लिए, तो आप कह दीजिए वहाँ पर मौसमी घटनाएं बहुत कम होती है, इसीलिए आसानी से जेट विमान आ जाते हैं, आज आते जाते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के में स्थित होता है। तो ये क्या होता है, मीजोस्फीयर, और ये होता है ट्रोपोस्फीयर, इसी के मध्य में ये है हाँ। अब देखिए यहाँ पर और क्या, ये देखिए ये ओजोन परत किस में, यही 2 बार पूछा गया। अब लेकिन अब ये नहीं पूछेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन। विशेषताएं क्या होता है, वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम होती है। इसमें समताप मंडल में क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा कम होती है, इसीलिए क्या होता है, ये बढ़ता जाता है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए नगण्य मौसमी घटनाएं होती हैं, क्या होती हैं इसमें, नगण्य मौसमी घटनाएं होती हैं। अभी हमने बताया कि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए जेट विमान उड़ते हैं। विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। तो ये देखिए 50 किलोमीटर यहाँ लिखा गया है, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए 50 किलोमीटर, तो इसकी ऊंचाई तक यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर पढ़ा, स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ा। ट्रोपोस्फीयर में मौसमी घटनाएं, स्ट्रेटोस्फीयर में जेट विमान की अच्छी स्थिति, मतलब उड़ सकते हैं यहाँ पर अच्छी स्थिति पर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तीसरा क्या पढ़ा था हमने कि ध्रुवों पर ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कम होती है, और यहाँ पर इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होती है ध्रुवों के कंपेयर में। अब देखिए ओजोन परत क्या बात कर रहे हैं, ओजोन परत पृथ्वी के सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत होती है, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की जो परत होती है, ये हो ओजोन परत, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपका ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, समतापमंडल में। अब यहाँ पर कह रहा है 11 से 50 किलोमीटर, मतलब 11 से लेकर आप 50 तक देखेंगे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 15 से 20 किलोमीटर, तो 15 से 20 तो इसी में आएगा। तो मतलब ये पृथ्वी स्ट्रेटोस्फीयर के एकदम नज़दीक ही में होता है। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ चलना स्टार्ट किया, तुरंत ही यहीं पर आपका मिल जाता है क्या, ओजोन परत मिल जाता है। तो ओजोन परत 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत होती है पृथ्वी की सतह से, यहाँ पृथ्वी की सतह है, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पर पाया जाता है ओजोन परत, ठीक है। अब देखिए ओजोन दिवस बोला जा हर बार पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन सभी के बच्चे कर लेते होंगे। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मध्य मंडल मीजोस्फीयर के बाद विस्तार लगभग 50 से 80 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ तो 50 किलोमीटर ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर 50 से ये 40-50 मतलब 50 ही ले लीजिए, और 80 किलोमीटर, तो हर जगह डेट चेंज होगा, डाटा चेंज होगा, कहीं कुछ होगा कहीं हो, ये तो 50 से 80 याद रखिएगा, 50 से 80 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, इसमें कमी होती है। इतना कमी होती है कि तापमान ऊपरी सीमा में, अगर मेसोस्फीयर के ऊपरी सीमा में देखा जाता है तो यहाँ पर तापमान कितना पहुँच जाता है, ये देखिए टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, -86 दिया गया है ना, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ही पहुँच जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ तापमान में यहीं पर कमी होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है
कि किस में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। तो किस में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तो इसी में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, और भी किसी में कमी होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं -2.5 से क्या दो मतलब कितना था, -2 से 5 डिग्री के बीच में था। ठीक है, और कितना पहुँच गया, -86.5 डिग्री सेल्सियस मतलब पहुँच गया। ठीक है, सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि -56.5 से -2.5, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये यहाँ पर बढ़ रहा है तापमान। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ट्रोपोस्फियर में, आप देखते हैं पृथ्वी का अगर औसत तापमान देखें 15 के आसपास रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे आप बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ -56.5 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। अब देखिए -56.5 डिग्री सेल्सियस से -2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तापमान में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, मतलब -56.5 से -2.5 तक आ गया। क्यों, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी हुई। अब देखिए -2.5 तो ज़्यादा ही होगा ना इसके कंपेयर में 56 के। अब देखिए -2 अगर यहाँ पर फिर देखेंगे तो ये -2 से फिर ये और घटता चला जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, घटता। तो कहाँ पर आपका ट्रोपोस्फियर में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर घट रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ क्या स्ट्रेटोस्फियर में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ रहा है। स्ट्रेटोस्फियर में देख रहे हैं -56 से 2.5 आ गया। फिर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेसोस्फियर में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी हो जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी हो जा रही थी। ये थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा, कहाँ पर कमी हो रही है, कहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है तापमान की। अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पर। इसके बाद देखिए -86.5 यहाँ पे आ गया है, -86.5 से 1200 डिग्री सेल्सियस थर्मोस्फियर में आ गया। थर्मो मतलब टेम्परेचर वैसे ही होता है। ठीक है, थर्मो मतलब अब देखिए 1200 डिग्री सेल्सियस आ गया है। ठीक है, तो 1200 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो रहा है तो दुखी सोचिए कितना ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर। मतलब यहाँ पर कुछ होगा तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, तो 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देख लेंगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम सिंपल याद कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं इस फिगर को ला दिया हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है। वैसे भी हमने बता भी दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है तापमान में कमी होती है कहाँ पर, मध्य मंडल में तापमान में कमी होती है। अब यहाँ पे देखिए मेसोपॉज क्या होता है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, जो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा होती है मीजोपॉज, ये ऊपरी सीमा इसको कहते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं मीजोपॉज। तो क्या होता है मीजोपॉज, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मीजोपॉज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो इतना इसमें रखेंगे, क्या तापमान में कमी होती है ऊंचाई बढ़ने पर। अब देखिए यहाँ पर तापमंडल थर्मोस्फीयर क्या होता है, देखिए अब देखिए थर्मोस्फीयर ये लास्ट यहाँ वाला है थर्मोस्फीयर। ठीक है, ये क्या होता है, विस्तार, मध्य मंडल में ऊपर स्थित वायुमंडलीय धाप में ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। मतलब ऊंचाई अगर बढ़ रही है तो तापमान में क्या होता है, तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है। अब देखिए उपमंडल में क्या है, और इसके दो उपमंडल है, आप हमेशा कहीं पढ़े होंगे आयन मंडल या एक्जोस्फीयर, तो इसी के भाग हो जाते हैं थर्मोस्फीयर के। या आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं कि थर्मोस्फीयर के बाद आप आयन मंडल पढ़ सकते हैं या एक्जोस्फीयर, जैसी आपकी मर्जी रहे, लेकिन आपको पढ़ना सब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आयनोस्फीयर, आयनों से आयन आपको पता चल रहा होगा कि आयनों से आयन पता चल रहा है। तो आयनों क्या होता है, विस्तार लगभग कितना होता है, 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होता है आयनो स्फीयर। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 80 से यहाँ पर 800 है ना, तो इसी का ये थर्मोस्फीयर का भाग है, तो 80 से 640 इसी में से भाग होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये 80 से कहाँ गया, 80 से 640 किलोमीटर के मध्य होता है। विशेषता क्या होती है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, अब देखिए ये अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिस।
कभी भी पूछे कि दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में कौन सा ध्रुवीय प्रकाश होता है, तो अगर उत्तरी ध्रुव में कहा जाए तो अरोरा बोरेलियोसिस कहा जाता है, अगर दक्षिणी ध्रुव में कहा जाए तो अरोरा बोरेलियोसिस कहा जाए, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब देखिए ऐसा कैसे याद करेंगे, नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस दोनों ही याद करें। नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया वाला दक्षिण वाला याद करिएगा और उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरेलिस याद रखिएगा। दोनों दक्षिणी उत्तरी ध्रुव वाला याद रखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे ये अरोरा क्या होता है, समुद्र के किनारे देखेंगे बहुत सा ऊपर बहुत सा चमकीले पदार्थ, मतलब चमकीले एकदम जैसे कोई ऊपर लाइट दिखा रहा है, लेकिन वो प्रकृति के मनुष्य के द्वारा नहीं दिखाया जाता, वो नेचर के द्वारा एक बहुत बड़ी लाइट होती है। मैं फिगर लाना भूल गया, नहीं तो आपको फिगर दिखाता। तो वही अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलियोसिस होता है, जिसमें बहुत प्रकार के लाइट दिखते हैं, ठीक है। वो बहुत रेयर, मतलब बहुत कम आता है, लोग समझते हैं, मतलब अब ये पहले तो समझते थे वो कोई रहस्यमयी चीज़ है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बता दिया ये पृथ्वी का एक घटना है, सूर्य पृथ्वी का ये इसीलिए होता है, ठीक है। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस नीचे होता है, अरोरा बोरेलियोसिस ऊपर होता है। विभिन्न परतें होती हैं। अब देखिए इसी में कौन होती है, डी परत होती है, जिसकी न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे का परिवर्तन। आयन मंडल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो तरंगों का जो परिवर्तन होता है किसके होता है, तो ये आयन मंडल से ही होता है। जो आपका रेडियो चलता है, टीवी चलता है, ये सब क्या होता है, किससे, जो आपका सिग्नल होता है, ये सब आयन मंडल अगर ना होता तो हमारा ये सब जो इक्विपमेंट चल रहे हैं तो ये भी ना चलता, ठीक है। अब देखिए ई परत क्या होती, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का प्रवर्तन कर पृथ्वी पर भेजना, ई परत का काम होता है। इसमें डी ई F1 F2। अब देखिए हमारे इस नोट्स की यही खासियत है कि हम कुछ नहीं छोड़ते। मैं चाहता तो ये डी ई F1 F2 छोड़ भी देता, लेकिन मैं हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है, कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए सभी कुछ नोट्स में मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर F1 और F2 में विभाजन क्या होता है, जो F1 F2 में विभाजन होता है, F परत को क्या होता है, एप्टलीन परत कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि F आइनोस्फीयर में जो F परत होती है उसको क्या कहते हैं, उसको एप्लीटन परत कहते हैं। क्या, एप्लीटन परत कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा, आप देखिए यहाँ पर आयन मंडल की हम बात कर ले, यहाँ पर ध्रुवीय ये अरोरा बोरेलियोसिस बोरेलियोसिस, ये आप याद करिएगा कि ये घटना अरोरा कहाँ होता है, आयन मंडल में होता है। यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडियो वाला बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सोस्फीयर के बारे में मैं अगर बात करूँ, बाहर वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा होती है, ठीक है। ये एक्सोस्फीयर जो की बात कर रहे हैं ये, इसमें क्या होता है, संचार उपग्रहों को स्थापित करने के संबंधित परत होते हैं। तो जो संचार उपग्रह होते हैं इसी में स्थापित किए जाते हैं। एक जो देखिए उपग्रह ये है, इसी में ये स्थापित किए गए हैं। तो ये फिगर आपको बहुत कुछ कहता है, ठीक है, सिर्फ ये वाला हटा के यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है आपका बहुत कुछ कहता है, लेकिन ये भी फिगर भी ये भी सही है, क्योंकि अगर यहाँ पर उड़ रहा है तो नीचे तो आएगा ही, ट्रोपोस्फीयर में प्रवेश करके आपके नीचे तो आएगा ही, ठीक है। तो ये सही है, मतलब ये फिगर आपका लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर का, इस फिगर को ज़रूर देखिएगा, पता चलेगा कहाँ टेम्परेचर बढ़ता है कहाँ पर घटता है, ठीक है। यहाँ पर घटता है ऊपर जाने पर, यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर घट रहा है, फिर यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। घटता बढ़ता ऐसे याद कर लीजिए। ट्रोपोस्फीयर में घटता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, फिर यहाँ पर मेजोस्फीयर में फिर घटता है, फिर थर्मोस्फीयर में फिर बढ़ता है। तो वो अल्टरनेट याद कर लेंगे, आपको याद रहेगा, ठीक है। इसमें अगर ना याद हो तो इसमें फिगर में दिया भी गया है कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं अब महत्वपूर्ण तथ्य ओजोन परत के बारे में देखते हैं। अवस्थित क्या होता है, समताप मंडल के निचले भाग में 10 से 35 या 10 से 20 अभी हमने बताया था ऊंचाई पर अधिकतम सांद्रता होती है। तो 10 से 20 दिया रहे, 10 से 35 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, यहाँ पर याद रखेंगे समताप मंडल के निचले भाग में ये होता है, ठीक है। मतलब जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके निचले ही भाग में होता है, ये मत समझिएगा ऊपरी भाग में नहीं, निचले भाग में होता है।
विशेषता क्या होता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर पृथ्वी से आने से रोकना है, इसीलिए त्वचा कैंसर वैंसर नहीं होता। अगर आपका ओजोन परत ना हो तो मुझे लगता है पृथ्वी 1 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर ओजोन परत ना हो। ठीक है, ओजोन परत आप सोच सकते हैं सबसे ज़्यादा ओजोन परत के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जब आपका इन्वायरमेंट में स्टार्ट करूँगा वहाँ पर सब कुछ बता दूँगा। ठीक है, इतना अच्छे से बता दूँगा कि हर चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए सीरस बादल समताप मंडल की निचली परत सतह पर कभी कभी दिखाई देने वाले बादल होते हैं। जो समताप मंडल होता है उसी के सतह पर, जैसे अभी हमने कहा क्या कहा, समताप मंडल में बादल नहीं होते, नगर मतलब नगण्य प्रक्रिया होती है समताप मंडल में। अभी यहीं कहीं पढ़े थे कि वहाँ पर क्या होती है, नगण्य स्ट्रेटोस्फीयर में नगण्य मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो यही याद रखिएगा क्या होता है, वो कहाँ पढ़े थे, हाँ यहाँ पर। तो क्या होता है वहाँ पर जो कभी कभी जो बादल दिखते हैं सीरस बादल कहलाते हैं। ठीक है, समताप मंडल की निचली सतह पर कभी कभी दिखाई देने वाले बादल को सीरस बादल। स्ट्रेटोपॉज क्या होता है, समताप मंडल की ऊपरी सीमा। कभी भी मीजोपास पूछे स्ट्रेटोपास पीछे तो मीजो मतलब मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, स्ट्रेटो पूछे स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी सीमा। ठीक है, वही होता है, जैसे ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इसकी ऊपरी जो सीमा होती है उसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज पूछा गया कई बार, और मेजोपास ऊपरी सीमा को मेजोपॉज। ठीक है, ये देखिए दोनों ही याद रखिएगा, स्ट्रेटोपॉज मेजोपॉज। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं देखता हूँ कि वह वायुमंडलीय परत जिसका प्रयोग दूर संचार प्रणाली के लिए किया जाता है वो आयन मंडल कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय परत जिसका प्रयोग दूर संचार प्रणाली, अभी हमने बताया कि दूर संचार प्रणाली के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल की अस्थायी गैस का उदाहरण है, वायुमंडल की अस्थायी गैस का उदाहरण कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं लिए, आप देखते होंगे कि आप हमेशा वैज्ञानिक कहते हैं कि आप सब इन्वायरमेंट बचाइए, पेड़ मत काटिए, नहीं तो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग। वही मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, CO2 मात्रा जब बढ़ेगी तो पृथ्वी गर्म होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा, वो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीजन बढ़ता नहीं, ऑक्सीजन वही रहेगा, लेकिन CO2 क्या होता है, कुछ आज से 500 साल बाद देखेंगे इतना बढ़ जाएगा CO2, मतलब मुझे नहीं लगता कोई सरवाइव कर पाएगा। हो सकता अगर कोई नया इन्वेंशन हो जाए तो सरवाइव तो कर लेंगे, लेकिन बहुत ही रेयर केस में होगा, क्योंकि इतना पेड़ों की कटाई हो रही है, सरवाइव करना नामुमकिन होगा। ठीक है, तो अगर अस्थाई गैस पूछे तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। वायु की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सा है, तो ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल, निचली परत बोल रहे हैं क्षोभ मंडल। एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन सा निचली परत है, ये देखिए निचली परत ये है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सो। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर समताप मंडल में निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं जिनको कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, नेक्रियस क्लाउड कहा जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, पूछा है। बेतार संचार संभव है आयन मंडल में, जहाँ पर संचार तार की आवश्यकता नहीं होती वो आयन मंडल है, वहाँ पर क्या होता है, वो आयंस होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं, वही हमारी रेडियो और क्या ये सेटेलाइट यहाँ पर आते हैं ताकि सब कुछ क्या मतलब चल सके। ठीक है, चाहे रेडियो का सिग्नल हो, चाहे टीवी का सिग्नल हो, सब कुछ इसी के थ्रू आते हैं। ठीक है, याद रखिए। आयन के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को मंडल कहते हैं। तो आयन के ऊपर वायुमंडल में सबसे ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल। ठीक है, अभी हमने बताया वो सबसे ऊपरी मंडल एक्सोस्फीयर जिसको बोला जाता है। एक्सो मतलब बाहर ना। संचार उपग्रह का भूस्थायी कक्षा में विषुवत रेखा से जिस ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है वह लगभग 36,000 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 36,000 किलोमीटर में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल स्तरों में बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है, लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं, हम क्या देखते हैं, सूर्य या सूर्य ताप। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में बने हुए हैं। तो देखिए सूर्य और सूर्य ताप के बारे में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना कर रहा है, वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह का ऊष्मा का प्रधान स्रोत
कौन सा है? सूर्य ही है। मतलब ऊष्मा का प्रधान स्रोत कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाले लघु तरंगे, अब देखिए दो चीज़ें होती है, एक आप पढ़े होंगे लघु तरंगे और एक क्या होती है? दीर्घ तरंगे। अब देखिए लघु तरंगे क्या होती है? लघु तरंगे होती है जो ये मान लीजिए सूर्य भगवान है, ठीक है, सूर्य भगवान, अब सूर्य भगवान से नीचे जो तरंगे आ रही हैं, ठीक है, तरंगे के रूप में, वो क्या कहलाती हैं? लघु तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाता है? लघु तरंगे कहलाती है। और जो पृथ्वी से जब इसके बाद जो मान लीजिए सभी तरंगे आए पृथ्वी पे, तो जो पृथ्वी पर से ऊपर जाती है, आप गर्मियों के दिनों में देखे होंगे, इसका मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो कौन सा एग्जांपल आप लेंगे? हाँ, कभी भी गर्मियों जब गर्मी खूब पड़ती है तो कभी कई लोग क्या करते हैं, छत पे थोड़ा पानी डाल देते हैं, ठीक है। जब पानी डाल देते हैं तो वहाँ से फिर आपको वहाँ से महसूस होता है, हर जगह से निकलता है, लेकिन जब पानी आप डाल देते हैं तो उसमें महसूस आप कर सकते हैं कि वहाँ से गर्मी निकल रही है। वैसे हर जगह से गर्मी निकल रही है लेकिन आपको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ पर आप पानी डालते हैं वहाँ से महसूस होती है कि वहाँ से कुछ निकल रहा है, विकिरण निकल रहा है, ठीक है। तो यही होता है, जो निकलने ऊपर जाती है उनको दीर्घ तरंगे कहते हैं, और जो नीचे आती है उनको लघु तरंगे। हमेशा कई बार ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि जो पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी पर आती है वो लघु तरंगों के रूप में आती है, तो हाँ ये एकदम सही है, जो सूर्य से पृथ्वी तक आती हैं वो लघु तरंगों, और जो पृथ्वी से सूर्य तक जाती हैं वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं आगामी सौर विकिरण और सूर्यताप ऊर्जा का क्या नाम है? जो लघु तरंगे होती हैं जो मतलब पृथ्वी पर आ रही हैं, तो आगामी मतलब आने वाली सौर विकिरण और या सूर्य ताप कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन क्या होता है? सूर्य ताप के कारण धरातल का गर्म होता है और इससे धरातल के संपर्क में आने वाले वायु भी गर्म हो जाती है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका जब सूर्य विकिरण आता है तो क्या होता है? धरातल गर्म हो जाता है, धरातल जब गर्म हो जाता है तो पृथ्वी के जो सतह का तापमान होता है, वायुमंडल का तापमान होता है तो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर तापांतर महासागरों में एक क्वेश्चन इसमें भी आईएएस में शायद पूछा गया था कि तापांतर, ये महासागरों में जो तापांतर होता है वो किस आधार पर होता है? तो जब अगर महासागरों में, ये क्वेश्चन आईएएस 2007 में पूछा गया था, यहाँ लिख देता हूँ 2007 में पूछा गया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर का तापमान वार्षिक परिसर अधिक है। तापमान का वार्षिक परिसर अधिक, वार्षिक परिसर क्या होता है? तापांतर, ठीक है। तो याद रखिएगा ताप का अंतर किसका अधिक है, ठीक है। तो यहाँ का है सागर का आकार जितना बड़ा होता है वार्षिक तापांतर उतना ही घटता है, अतः अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर होगा। अब आप समझ पाए कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये दो स्टेटमेंट दिया था, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया था कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर अगर मैं देखिए पहले तो आपका समुद्र के बारे में कंपेयर किया, तापांतर क्या होता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तापांतर, तो तापांतर की कितना अंतर होता है ताप में, ठीक है। जैसे कभी कभी आप देखोगे सुबह का टाइम तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा तापांतर तो मरुस्थल का होता है, रात में देखेंगे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और दिन में क्या होता है? दिन में इतना ज़्यादा होता है 40-45 हमेशा ही रहता है, ठीक है। और रात में देखेंगे एकदम माइनस में टेम्परेचर। तापमान वही होता है कि तापमान का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जब होता है तो वही तापांतर का, चाहे बहुत कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो तापांतर ही होता है, लेकिन तापमान का घटना बढ़ना वही होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है कि तापांतर कहाँ का अधिक होता है, कहाँ पर ज़्यादा बढ़ता है ज़्यादा घटता है, कहाँ पर ज़्यादा कम होता है कम होता है कम घटता है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का तापांतर कम है और अटलांटिक महासागर का तापांतर ज़्यादा है, ठीक है। हमेशा जो सागर जितना बड़ा होता है उसका तापांतर उतना कम होता है, ठीक है। ऐसे याद करिए, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है वो अपना ज्ञान, मतलब आप मुहावरा भी पढ़े होंगे कि ज्ञान जिसके पास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा उछलता नहीं है, और जो जिसके पास ज्ञान कम होता है वो ज़्यादा उछलता है। तो ऐसे ही मुहावरा पढ़े होंगे हिंदी में, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऐसे याद रखिए प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है,
फिर वो एकदम शांति रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन अटलांटिक महासागर छोटा है उसके कंपेयर में, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा कूदता है, ठीक है। तो यही याद ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ज़्यादा बड़ा होगा उसका तापांतर कम होगा, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा उससे कम होगा, उसका तापांतर अधिक होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का ताप का वार्षिक परिसर अधिक होता है। हाँ, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे ज़्यादातर क्या है, अगर यहाँ पर ये उत्तरी है, मैं लाइन खींच देता हूँ, ज़्यादातर यहाँ पर नहीं, ये यहाँ से लाइन जाती है आपकी, ठीक है, इक्वेटर। इस वाले एरिया में देखेंगे तो ज़्यादा ज़मीन पड़ता है, तो ज़मीन जो होता है उसका तापांतर अधिक हमेशा होता है कंपेयर टू कि इसमें अगर समुद्र की बात करें तो यहाँ पर जो अगर दक्षिण में भाग देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा समुद्र पड़ता है, तो यहाँ ताप का अंतर बहुत कम होगा। लेकिन ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। मरुस्थल देख रहे हैं कितना तापमान हो, तो यहाँ पर क्या होगा, तापांतर अधिक होगा। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में तापांतर कम होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। कहाँ पे हम थे, यहीं पर, ठीक है। तो ये 2007 में आईएएस का क्वेश्चन आया है, जो ज़्यादा बड़ा उसका तापांतर उतना ही कम, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बिडो मतलब कुछ मत कहिएगा, एल्बिडो वही है वापसी की शक्ति। किसी के घर आप गए फिर वहाँ से आ रहे हैं, मतलब मेहमान की तरह आप गए किसी के घर, इसके बाद वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो वही होता है। सूर्य का रोशनी भी पृथ्वी पर आई और इसके बाद आई कुछ दूर यहाँ पर रही, इसके बाद करी, अब हम चल रहे हैं, तो वो ऊपर फिर जलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जो विकिरण होता है, विकिरण नीचे आया फिर ऊपर जला जाता है, तो वही होता है वापसी की शक्ति को एल्बिडो कहते हैं। अब देखिए किसी सतह का परावर्तन क्षमता एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। अब देखिए अगर मैं पूछूं कि हिम आच्छादित भूमि का एल्बिडो अधिक होगा, ठीक है, तुलना में, अगर इनके सब की तुलना में अगर बालू का मरुस्थल का पूछे तो इनकी तुलना में इनका कम होता है एल्बिडो। धान के फसल युक्त की भूमि पूछे इनका भी कम होता है, प्रेरी भूमि की पूछे तो इनका भी कम होता है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन 2019 में आया था कि किसका, चारों ऑप्शन दिया था, हिम आच्छादित भूमि भी दिया था, बालू मरुस्थल भी दिया था, धान से फसल युक्त भूमि दिया था, प्रेरी भूमि दिया था। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसमें किसका एल्बिडो अधिक होगा, कहाँ पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित होकर ऊपर चली जाएगी। तो कहाँ पर, हिम आच्छादित क्षेत्रों में, वहाँ पर ज़्यादा एल्बिडो होगा। हिम जहाँ से बर्फ़ ढका होगा वहाँ पर ज़्यादा एल्बिडो होगा। अभी इसका फिगर भी लाए हूँ, आप देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप हमेशा ये दिमाग में रखते होंगे कि तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर, जहाँ सूर्य हमेशा चमकता है, तो कहाँ चमकता है हमेशा, हमेशा आप करोगे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा खड़ी उसकी पड़ती है, नहीं, वहाँ पड़ती भले है, लेकिन अगर सूर्य सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यतः यह कहा जा सकता है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती, ठीक है, क्योंकि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे ज़्यादा क्या होता है। ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2002 में, एमपी पीसीएस 2010 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेटमेंट दिया था कौन सा गलत है, तो वहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया था कि विषुवत रेखा के पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता, नहीं, सबसे ज़्यादा तापमान विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैप आप देखते हैं, ये जो आप दिख रहा होगा ये क्या है, विषुवत रेखा इक्वेटर जा रहा है। अब जो इसका टेम्परेचर क्या होता है, जो यहाँ पर जो रेड ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, और जो यहाँ देखिए कम हाई है, यहाँ कम रेड है, ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा हल्का, तो ये सैफ्रॉन कलर है, लेकिन रेड कलर कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो कहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, कभी भी आपसे पूछे सब कोई कि क्या इक्वेटर पर सबसे, पृथ्वी पर इक्वेटर जो है उस पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। दक्षिणी नहीं लगाइएगा, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी में तो थोड़ा समुद्र पड़ जाता है, उतना तापमान बढ़ता नहीं, लेकिन उत्तर में क्या होता है, ज़मीन होता है, ठीक है, वहीं पर सबसे ज़्यादा तापमान वो क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गया।
साफ रात और मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? अब देखिए क्या होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने वाले पार्थिव विकिरणों को जलवाष्प अवशोषित करता है, जिसके कारण मेघीय रातें गर्म होती है। अब देखिए ये कब जलवाष्प होगा, हम कह रहे हैं जब मेघ रात होगा। ठीक है, मेघीय रात मतलब जिसमें बादल होंगे, मेघ मतलब बादल होता है, तो जिसमें बादल होंगे उसमें क्या होगा, में रातें क्या होंगी, कम गर्म होंगी। क्यों गर्म होंगी? क्योंकि जो पृथ्वी का विकिरण ऊपर जा रहा है, ऊपर यहाँ बादल पड़े हैं, तो वो बादल पृथ्वी का जो दीर्घ तरंगों के रूप में ऊपर जा रहा है तो वो उसको रोक लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो आप देखे होंगे जब ज़्यादा उमस पड़ती, उमस आप सुने होंगे नाम, एक उमस नाम होता है, ठीक है, हो सकता है कुछ ना लोग जानते हो, जब गर्मी एकदम पसीना पसीना होता है उसको उमस कहते हैं। तो कब देखे होंगे, अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है तो क्या होता है, उमस होता है, क्योंकि पूरा बादल लगे रहते हैं और जो कि टेम्परेचर बढ़ता रहता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर उसमें जलवाष्प होते हैं, क्योंकि बादलों में क्या होते हैं, जलवाष्प होते हैं, वो सोखते रहते हैं। अब जब रातें वायुमंडल में जलवाष्प के कारण रात के समय पार्थिव विसरण शून्य होता है। जब साफ रातें होती हैं तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की कमी होती है। ठीक है, रात में क्या होती है, जब कभी भी जब साफ मौसम होगा तो उसमें वायुमंडल में जलवाष्प नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप देखेंगे ठंडी के दिन में जलवाष्प वायुमंडल में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो जब कमी होती है जिसके कारण जो पार्थिव विकिरण होता है, ये उड़ रहा है नीचे ज़मीन से, पार्थिव विकिरण ऊपर जा रहा है, वो इसी वायुमंडल में नहीं रहता। ठीक, वो सीधे ऊपर एकदम चला जाता है। कहाँ पर? देखिए शून्य में चला जाता है, जिससे रातें क्या होती है, ठंडी महसूस होती है बस। ठीक है, अब जब मतलब जो गर्म करने वाला वो रुका ही नहीं कहीं, तो वो तो ऊपर चला गया। ठीक है, तब तो ठंडी ही होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर धान की फसल की युक्त भूमि का एल्बिडो कितना हो। एल्बिडो कभी भी आ जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो विकिरण होता है वो उसका कितना परिवर्तन होता है ऊपर, एल्बिडो वही होता है। ठीक है, 3 से 15%। अगर धान की अगर देखिए अगर एल्बिडो नहीं होगा ना तो पृथ्वी जल जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब आएगा इसी पाता रहेगा, जाएगा कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, पृथ्वी जल जाएगी। तो मतलब 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पूरी पृथ्वी जल जाएगी। ठीक है, 1 घंटा में बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि एल्बिडो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने में। ठीक है, तो धान की फसल का एल्बिडो कितना होता है? 3 से 15% होता है। प्रेरी भूमि का एल्बिडो कितना होता है? 10 से 20% प्रेरी भूमि का एल्बिडो होता है। प्रेरी भूमि देखिए इस धान की फसल से थोड़ा सा सही है। ठीक है, अब देखिए अगर मरुस्थल का एल्बिडो हम देखते हैं, यहाँ पर वापसी कितनी तरंगे कितनी बाहर चली जा रही हैं। ठीक है, तो 20 से 30% तरंगे यहाँ से उठ के बाहर चली जा रही हैं। किसका? मरुस्थल का एल्बिडो हम बता रहे हैं, और सबसे ज़्यादा एल्बिडो इस बर्फ़ का एल्बिडो का है। तो हिम से आच्छादित भूमि का एल्बिडो 75 से 95% पाया जाता है। किसना? 75 से 95% हिम का। तो देखिए ये देखिए मैप में हमने आपको ला दिया ताकि आपको मैप में देखे तो पता चल जाए सबसे ज़्यादा किसका होता है, हिम का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार बन सकते हैं कि किसका एल्बिडो अधिक होता है, किसका कम होता है। ठीक है, तो हिम का सबसे ज़्यादा होता है, मरुस्थल का फिर उसके ज़्यादा, फिर प्रेरी का, फिर धान की फसल का एल्बिडो। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक शेयर करिएगा। देखिए हमने बहुत एकदम स्लो स्लो बता रहा हूँ ताकि सभी को एकदम विजुलाइज हो जाए, याद भी हो जाए। अब देखिए चक्रवात साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहले वायु की प्रवाह की दिशा क्या होती है। अगर चक्रवात और प्रतिचक्रवात में एक ही अंतर है, अगर आप चक्रवात पूछें तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलता है। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में कब चलता है, घड़ी की सुइयों के विपरीत ये चक्रवात चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने घड़ी भी बना दिया है, आपको दिख रहा होगा जूम, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे, ये देखिए इस साइड चल रहा है, तो घड़ी किधर चलती है, इधर चलती है। तो ये याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होता है चक्रवात। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। कहाँ पर अगर उत्तरी गोलार्ध आए तो क्या कहेंगे आप, विपरीत चल रहा है। चक्रवात में कहेंगे उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में तो ये घड़ी की सुइयों की दिशा में ही, तो दोनों याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर घड़ी की सुई कैसे चलती है, इधर से ऐसे चलती है ना, लेकिन अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें हैं तो वायु की दिशा क्या होता है, ऐसे ऐसे हो जाती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अवस्थिति के आधार पर दो प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं चक्रवात के, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अब देखिए कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न परंतु भूमध्य रेखा क्षेत्र के अलावा, ठीक है, तो मकर रेखा के मध्य जो उत्पन्न होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। कौन सा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 अक्षांशों के मध्य जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब देखिए समानता निम्न दाब के केंद्र कहाँ बनते हैं, चारों ओर सकेंद्रीय समवायु दाब की रेखाएं विस्तृत होती है, तो समानता निम्न दाब के केंद्र। अब देखिए चक्रवात जो आता है तो ये आपका चक्रवात है, ये यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र है। जब यहाँ पर अच्छा बताइए, जब निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया तो हम कह रहे हैं निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, जहाँ भी लो प्रेशर होगा वहाँ टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। जब यही आपका जो ये आपका साइक्लोन दिख रहा होगा यहाँ पर क्या होता है, जब टेम्परेचर क्या हुआ हाई हो जाएगा, कितना हाई हो, लगभग 5 डिग्री, इसके अगर बाहर के वातावरण से देख लिया जाए तो 5 डिग्री हाई हो जाता है टेम्परेचर, वो प्रेशर कम होता है होने पर, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी साइक्लोन की आँख कहते हैं, ठीक है, वह छात का भी लिखा रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायुदाब में वृद्धि का परिणाम, ठीक है, होता है। मतलब कहने का यहाँ क्या कह रहा है कि वायुदाब क्या होता है, वायुदाब प्रेशर हमेशा केंद्र की तरफ घटता, केंद्र में घटा है प्रेशर, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ा है, और टेम्परेचर क्या है, ये बढ़ा है। तो ये याद रखिएगा। परिधि से केंद्र की ओर, मतलब परिधि क्या होती है, ये देखिए आपका ये है। अब यहाँ परिधि है, यहाँ से केंद्र की ओर, अगर केंद्र की ओर हवाओं का अभिसरण, ठीक है, तो याद रखिएगा परिधि से केंद्र की ओर हवाओं का अधिकरण, यही कह रहा ना। तो ये देखिए ये परिधि अगर मानिए तो इसी देखिए इसी पे जा रहा, तो परिधि से केंद्र की ओर हवाओं का विसरण। अब देखिए यहाँ पर प्रति चक्रवात क्या होता है, वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर घटता है। तो इसका पूरा तरह से उल्टा, इसके क्या होता है, केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता है। यहाँ देखिए तब कंपेयर करिए, यहाँ कह रहे हैं केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब में वृद्धि होती है, यहाँ करें केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है, मतलब तापमान कम हो जाएगा फिर, ठीक है, और बाहर की ओर घटता है, ठीक है। तो बाहर की ओर घटता है, यहाँ पर बाहर की ओर वृद्धि होती है वो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा केंद्र से बाहर की ओर। अब देखिए यहाँ पर जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है, कहाँ से, अब देखिए यहाँ पर कैसे हवाएं चल रही थी, ये देखिए साइक्लोन का ये फिगर था, ठीक है, एंटी साइक्लोन का नहीं था फिगर, ठीक है। हवाएं हमेशा, आप हमेशा सुने होंगे, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब, हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर में जाती हैं। तो ये कहाँ, यहाँ अंदर लो प्रेशर बन रहा है, तो ऐसे ऐसे हवाएं जा रही हैं अंदर ना, तो ये हो गया साइक्लोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको कह रहा है कि एंटी साइक्लोन, जिसके कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर, तो ये आपका ये है, तो यहाँ केंद्र से परिधि की ओर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, वहाँ पर अंदर लो प्रेशर बन रहा था, यहाँ अंदर हाई प्रेशर बन रहा है। यही तो कह रहा है कि केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है, तो हाई प्रेशर बन रहा है। हवाएं हम कहाँ बताए हैं यहाँ पर कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर से जा रही है, तो हवाएं इधर से मतलब केंद्र से परिधि की, परिधि क्या ऊपर वाला चीज़ होता है, केंद्र नीचे वाला, तो हवाएं हमेशा। अभी मैं पूछूं कि ये बताइए कि चक्रवात में हवाएं किधर से जाती है, तो चक्रवात में आप बताएंगे हवाएं अंदर की ओर जाती हैं। मैं पूछूं किस लिए अंदर की ओर जाती हैं चक्रवात में, साइक्लोन की बात एंटी की नहीं कर रहा हूँ, कि साइक्लोन में क्यों अंदर जाती हैं, तो आप बताएंगे अंदर लो प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, बस ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका उल्टा होता, सब कुछ उसी का उल्टा होता है, एक अगर पढ़ लेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, प्रति चक्रवात में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है। तो एंटी साइक्लोन में याद रखिएगा उत्तरी में सही होता है, दक्षिणी में गलत होता है, ठीक है। गलत मतलब जो सही मैं उसको बोल रहा हूँ जो आपका घड़ी की सुइयों की दिशा में रहे, ठीक है। तो प्रति चक्रवात में घड़ी पहला वाला उत्तरी गोलार्ध में दिशा होता है, नीचे वाला मतलब दिशा विपरीत होती है, ठीक है।
और अगर इसमें बात करते हैं साइक्लोन में, तो उत्तरी में दिशा विपरीत होती है और दक्षिणी में गोलार्ध में दिशा के अनुकूल होती है। तो दोनों ये चारों चीज़ें याद, अभी आप इस सिर्फ चक्रवात ये वाला याद करिए, वो वाला याद हो, इसका उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, वहाँ कर दीजिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, ठीक है। अब देखिए ये सब ये दोनों ही फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना होगा। जब एंटी साइक्लोन होता है मौसम साफ होता है, हवाएं मंद होती है, ठीक है। तो अभी आपको इतना थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं। जेट प्रवाह क्या होता है? जेट प्रवाह पृथ्वी की सतह से 5 से 9 मील की ऊंचाई पर समानतः पश्चिम से पूरब की और दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवा है। तो क्या 5 से 9 मीटर की ऊंचाई पर समानतः पश्चिम से पूरब, ये भी याद रखेंगे। जो जेट प्रवाह होता है ये कहाँ से कहाँ चलता है दोनों गोलार्धों में? पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब ये पृथ्वी है तो हमेशा इस साइड से चलता रहा, पश्चिम से पूरब की ओर ये चल रहा है। कौन सा? जेट प्रवाह। चक्रवात की आँख क्या कहा जाता है? आँख यह होता है, जैसे अभी हमने क्या बताया था, ये बताया था साइक्लोन। तो साइक्लोन अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पर साइक्लोन में क्या होता है, नीचे लो प्रेशर बन जाता है, ऊपर बाहर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है, इसीलिए उसमें क्या कह रहा है, चक्रवात की आँख। जब यहाँ लो प्रेशर बन गया तो ऑटोमेटिक हाई टेम्परेचर बन गया, हाई टेम्परेचर बन गया। जो हाई टेम्परेचर बनता है, लो प्रेशर बनता है, उसी को क्या कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल के कंपेयर में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर वायुमंडल में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जब यही लिखा गया है चक्रवात तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहाँ निम्न दाब और वह उच्च ताप होता है, मतलब बाहरी वातावरण की तुलना में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, ठीक है। कभी भी जो चक्रवात आता है तो अंदर का जो एरिया होता है उसमें टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि प्रेशर वैसे भी लो रहता है, ठीक है। चक्रवात की आंख कहलाता है। तो आईएएस 2020 में यही पूछा गया था, चक्रवात की आंख है क्या? तो आप हमेशा यही बताएंगे कि तीव्र चक्रवातों के केंद्र में निम्न दाब होता है और उच्च तापमान हो जाता है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस बाहर से ज़्यादा होता है, इसीलिए उसे चक्रवात की आंख कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चक्रवात के रूप में दिया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ चक्रवात कहते हैं, यहाँ पर और नाम लिख दिया गया है। देखिए टॉर्नेडो की बात कर रहे हैं। टॉर्नेडो क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है जो कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में उठते हैं, ठीक है। तो ये टॉर्नेडो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में उठते हैं। लोअर पी से 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, टॉर्नेडो प्रभावित बृहत मैदानी भाग को टॉर्नेडो एली कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्नेडो क्या होता है, जो यहाँ पर प्रभावित एरिया होता है इसको टॉर्नेडो एली कहते हैं। इस टॉर्नेडो एली के जैसे ही इस एली क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा, इसे टॉर्नेडो एली क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? तो टॉर्नेडो एली में कौन कौन, मिसिसिपी मिसौरी का क्षेत्र आ जाता है, घाटी के टेक्सास और ओक्लाहोमा आ जाता है, कन्यास आ जाता है, नेब्रास्का क्षेत्र आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये चारों पांचों याद रखिएगा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टॉर्नेडो एली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टॉर्नेडो एली के बारे में आप क्या बताएंगे? मैं अगर पूछूं आपसे कि टॉर्नेडो एली बताइए तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे कुछ नहीं, जहाँ पर टॉर्नेडो का इफेक्ट होता है उसी को टॉर्नेडो एली कहते हैं। वो भी इफेक्ट कहाँ होता है? मैदानी भागों में, बस हो गया। अब देखिए टॉर्नेडो की तीव्रता नापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी स्केल का? फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए टाइफून क्या है? टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो टाइफून क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो चीन सागर में, यहाँ पर देखिए चीन सागर है, यहीं पर इसका उत्पत्ति होती है, ठीक है, इसका टाइफून का। अब देखिए अभी सब कुछ बताएंगे, कहाँ पर टाइफून, कहाँ पर ये। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के समय आवृत्ति बढ़ने पर तीव्रता बढ़ रही है। अगर आप कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो किसकी तीव्रता बढ़ रही है? चक्रवात ज़्यादा आ रहे हैं, आंधी आ रहा, तूफान ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखिए आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज़ चैनल पर कि चक्रवात यहाँ ये आया, वहाँ वो आया, आंधी आई, तूफान आया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। तो बैरोमीटर में
जब आपका पारे गिर जाएंगे अचानक तो क्या होगा कि हाँ तूफान आने वाला है। ठीक है, काम की चीज़ें हैं। ठीक है, हरिकेन द्वारा छत के लिए मापन के लिए साफिर सिम्पसन नामक या मापक तैयार किया जाता है। हरिकेन द्वारा छत के मापन के लिए जब हरिकेन आता है, हरिकेन कहाँ आता है, ये अमेरिका के में आता है। ठीक है, यूएसए में हरिकेन जब यहाँ आता है तो मापन के लिए वहाँ पर वैज्ञानिकों ने बनाया है कि मापन के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो हरिकेन के मापन की छत के मापन के लिए साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग, अब ये देखिए यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन ये आया हुआ था। अभी हम क्या बताए थे, टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए तो फुजीटा स्केल का, टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। तो यही है कि जो आपका दक्षिणी अटलांटिक का एरिया है, आपका ये वाला एरिया, यहाँ चक्रवात नहीं देखेंगे। और प्रशांत महासागर के जो पूर्वी भाग है ये साइड, यहाँ भी आपका चक्रवात नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या होता है चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। इसका मुख्य कारण है समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, समुद्र है। ठीक है, यहाँ भी समुद्र है, तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होते हैं, इसलिए चक्रवात नहीं आ पाते। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे। बस यहाँ पर 3 लेक्चर आपका हो गया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट भी बताना रहता है। हाँ देखिए, थोड़ा सा हम अभी ये बताए भी नहीं। ठीक है, ये क्या चक्रवात हमारे भारत में क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ से आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे। चक्रवात हमारे भारत में कहा जाता है। टाइफून अगर किसको कहा जाता है, ये चीन में टाइफून कहा जाता है। सब एक ही नाम है जो चक्रवात आता है। ठीक है, कहीं पे हरिकेन, कहीं पे टाइफून, सब अपना अपना नाम दे दिए हैं। तो टाइफून किसको कहा जाता है, चाइना में टाइफून कहा जाता है चक्रवात। टाइफू या टाइपू, टाइफू ये किसको, टाइफू या टाइफू किसको कहा जाता है, तो ये भी आपका जापान में टाइफू या टाइफू बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बागियो, बागियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या बैगियो या बागियो, दोनों में फिलीपींस। ठीक है, याद रखेंगे, फिलीपींस लगाएंगे कि बैगियो या बागुओ ये कहाँ का चक्रवात है। तो बैगुओ या बाल्गो कहाँ का चक्रवात है, ये फिलीपींस का चक्रवात है। ठीक है, याद रखेंगे। चक्रवात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको चक्रवात, क्योंकि चक्रवात तो इंडिया का है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आपको पता रहे कि हाँ अच्छा चक्रवाती की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिलीबिली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। बिलीबिली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन कहाँ का है, हरिकेन, हरिकेन तो अभी यूज का। टॉर्नेडो कहाँ है, कैरिबियन क्षेत्र का टॉर्नेडो है। तो इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बैगियो याद रखिएगा, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चाइना, चक्रवात प्यारा भारत, हरिकेन कहाँ का, अमेरिका का। तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था आज, कुछ और छूटा है। टाइफून यहाँ पर है, देखिए टॉर्नेडो है। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं कुछ छूटा तो मुझे नहीं लगता। अब इस पीडीएफ को क्या करेंगे, आप लेकर इसको 1-2 बार देख लेंगे, सब कुछ आपको हो जाएगा। अब जाएंगे आप जाकर ये जो 3 चैप्टर मैं करवाया हूँ इसको घटना चक्र से करिए, आपको पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर आके आपको सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।